हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शन की निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 10 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 11 है। इसमें हम देखेंगे कि आखिरकार टीपू सुल्तान से संबंधित उसके व्यक्तित्व को लेकर किस प्रकार के विचार विमर्श होते हैं और उनका किस तरीके से हमें विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का एक उचित और समायोजित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वास्तव में उसके व्यक्तित्व को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस की क्या राय है और उस पर हम आधारित आगे अगले कई पार्ट्स में प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का वैकल्पिक विषय इतिहास का पाठ्यक्रम है मॉडर्न इंडिया का। इसमें ऑलरेडी हमने ये देख लिया था कि आखिरकार भारत में यूरोपीय कंपनियां आई क्यों, और जब वो भारत में आई तो उन्होंने किस तरीके से अपनी यूरोपीय बस्तियों को इस्टेब्लिश किया और उन बस्तियों के इस्टेब्लिशनेस में कैसे पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों के मध्य अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा हुई और उस प्रतिस्पर्धा में अंततः उन्होंने फ्रांसीसियों को कर्नाटक के युद्ध में पराजित करके अपनी प्रभुसत्ता को कायम किया। और जब उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता को कायम कर लिया तो उनका ध्यान बंगाल जैसे उन संपन्न राज्य की ओर गया, जहां पर उन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित करने के लिए वहीं के षड्यंत्र का सहारा लिया, अर्थात नवाब के सेनापति, वहां के व्यापारी और वहां के अधिकारी वर्ग की मदद से नवाब को पराजित करके प्लासी के युद्ध को समाप्त किया और प्लासी के युद्ध से कई सारी रियायतों को प्राप्त करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। वो रियायतें न केवल उनके व्यापारिक एकाधिकार को प्रमोट करने में सहायक हुईं, बल्कि उनको राजनीतिक प्रभुसत्ता की भी स्थापना की ओर एक कदम बढ़ाया। लेकिन जब उनकी रियायतों की दरें और उनकी जो मांग की प्रवृत्ति थी वो आए दिन जब बढ़ती गई, तो मीर जाफर जैसे कठपुतली नवाब ने भी उनका विरोध करना उचित समझा और इसी दिशा में उसने डचों के साथ में मोर्चा बनाकर कंपनी का प्रतिरोध किया। लेकिन कंपनी ने डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित कर मीर जाफर को अकेला कर दिया और मीर जाफर के इस दुस्साहस के लिए उसे बंगाल के नवाब से अपदस्थ कर दिया। और बंगाल के नवाब के पद से अपदस्थ करने के बाद उसने मीर कासिम के साथ एक संधि की और उस संधि के अंतर्गत वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी। साथ ही उसने सिलहट के चूने के व्यापार में आधा हिस्सा मांगा। इसके अलावा उसने सोरा की फील्ड में भी अपने आधे आयात की बात की। इतनी सारी रीति रिवाजों और परंपराओं को देखने के बाद मीर कासिम को ये लगा कि हो सकता है कि अब कंपनी उसके आंतरिक राजनीतिक दखल को प्रमोट न करे। लेकिन कंपनी नहीं चाहती थी कि मीर कासिम राजनीतिक रूप से विशेषाधिकार संपन्न बने, अर्थात कंपनी अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए मीर कासिम की राजनीति में दखल अंदाजी करने लगी। और इस दखल अंदाजी की दिशा में उसने न केवल दस्तक का दुरुपयोग किया, बल्कि उस दस्तक को भारतीय राजाओं को, भारतीय व्यापारियों को भी बेच दिया, जिससे मीर कासिम के रेवेन्यू में काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अलावा उसने कंपनी के गुमास्ते अपने माध्यम से या अपने मन मुताबिक माल की खरीदारी करते, मतलब सस्ते से सस्ते में, जिसको लेकर नवाब को काफ़ी परेशानी हुई। इसके अलावा कंपनी के कई सारे अधिकारी नवाब के अधिकारियों को परेशान करते, उन्हें दंडित करते और उसने अपने यहाँ बंदी गृह में बंद करके रख देते। इस चीज़ को लेकर जब नवाब ने कलकत्ता काउंसिल में कंप्लेन की तो कलकत्ता काउंसिल ने उसकी बातों को हवा में टाल दिया। नवाब को ये लगा कि यही एक मौका है कि क्यों ना कंपनी की इस आंतरिक दखल अंदाजी को समाप्त किया जाए और कंपनी को ये याद दिलाया जाए कि आपने हमसे 1760 में जो ट्रीटी की थी, उस ट्रीटी के अंतर्गत आपने जो प्रॉमिस किया था कि हम आपकी आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देंगे, उसे आप निभाएं। और अगर आप उसे नहीं निभा सकते तो हम आपको निभाने के लिए मजबूर करेंगे और मजबूर करने के लिए हम आपसे युद्ध करेंगे। लेकिन 1763 में जब मीर कासिम ने अकेले ही युद्ध करने की कोशिश की तो कंपनी ने उसे पराजित कर दिया और पराजित होने के बाद मीर कासिम अवध के नवाब के पास गया। वहीं पर उसने शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट को बुलाया
और उससे कहा कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम तीनों लोग मिलकर कंपनी का प्रतिरोध करेंगे और उसके प्रतिरोध के उपरांत हम जो भी क्षेत्र विजित करेंगे उसमें हम आपको न केवल क्षेत्र देंगे बल्कि आपको धन की प्राप्ति भी देंगे। तो शाह आलम द्वितीय को लगा कि हाँ, ये एक अच्छा मौका है, हम फिर से अपनी खोई हुई मुगल सत्ता की बागडोर को उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अवध के नवाब के विश्वासघात ने अर्थात कंपनी के साथ चालबाजी करके उसने इस पूरे के पूरे मोर्चे को विखंडित कर दिया। ये बात अलग है कि उसने प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को अलग नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने मीर कासिम या बक्सर के युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। और इस दिशा में जब मीर कासिम पराजित हो गया तो उसे बंगाल से निर्वासित कर दिया गया और पुनः मीर जाफर, जो कि कलकत्ता में पेंशन लेकर रह रहा था कंपनी की, उसे फिर से नवाब बनाया गया। और इसी दिशा में कंपनी ने अवध के नवाब के साथ में इलाहाबाद की संधि की और मुगल सम्राट के साथ में भी इलाहाबाद की संधि की। मुगल सम्राट के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें कंपनी को वैलिडिटी मिल गई और साथ ही कंपनी को ये मिल गया कि अब मुगल सत्ता उसकी पेंशन याफ्ता हो गई, अर्थात मुगल सम्राट को अब पेंशन के भरोसे कंपनी अपने यहाँ रखने लगी। इसके अलावा अवध में उसने अपने मुक्त व्यापार की बात की और साथ ही उसने उत्तरी सरकार की भी प्राप्त की और आगे चलकर अवध को उसने मराठों के हमले से बचने के लिए बफर स्टेट के रूप में लिया और जिसको आगे चलकर उसने घेरे की नीति के अंतर्गत संपादित किया। इतनी सारी हमने कहानियाँ पढ़ ली, लेकिन कंपनी को अभी भी लग रहा था कि हम भले ही पूर्वी भारत में अर्थात बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता को कायम कर लिए हों, लेकिन अभी दक्कन की राजनीति उतनी अनुकूल हमारे लिए नहीं हुई। ये बात अलग है कि हमने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था, लेकिन अब फ्रांसीसियों के बाद वहाँ पर वाडियार वंश को समाप्त करके मैसूर रियासत अपने प्रभुत्व की ओर आगे बढ़ रही है और उस मैसूर रियासत के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए कंपनी ने न केवल मराठों का सहयोग लिया, न केवल निज़ाम का सहयोग लिया, बल्कि कर्नाटक के नवाब और त्रावणकोर की मदद से मैसूर की प्रभुसत्ता को बार बार तोड़ने का प्रयत्न किया, जिसे हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ लिया था। उन्हीं प्रयत्नों को तोड़ने के प्रक्रम में जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से टीपू के आधे क्षेत्र को ले लिया जाता है और 3 करोड़ रुपए के चुकता करने की दर पर उसके 2 बेटों को अपने यहाँ जमानत पर रख लिया जाता है, तब प्रश्न ये उठने लगता है कि आखिरकार इतना महान सेना नायक, इतना महान दूरदर्शी राजनीतिक, इतना धर्मनिरपेक्ष शासक ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गया। और जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया तो 1799 की वेलिजिली के आक्रामक रवैये या सहायक संधि के उचित विकल्प को उसने क्यों नहीं चुना, अर्थात उसके व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी विलक्षण बातें थीं जो औपनिवेशिकता की दास्ता की बेड़ियों को वो स्वीकार नहीं करती थी। तो उन्हीं व्यक्तित्व से संबंधित बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिरकार टीपू सुल्तान को लेकर साम्राज्यवादी एक सीधा साधा दैत्य अर्थात एक सिंपल एंड प्योर मॉन्स्टर क्यों कहते हैं, साथ ही उसको लेकर उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के संदर्भ में लोग क्यों तारीफ करते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उसकी इकोनॉमी और शासन की व्यवस्था की प्रणाली को लेकर लोग उसे क्यों आधुनिक भारत या अग्रगामी उस समय का मानते हैं। क्लियर। इतने कई सारे प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। जब हम इतने सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे तो हमारा मैसूर रियासत कंप्लीट हो जाएगी। हम अपने अगले पार्ट में फिर मराठों का अध्ययन करेंगे और मराठों को हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट्स में हम मराठों की पृष्ठभूमि और बालाजी विश्वनाथ तक की कहानी पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम बाजीराव से लेकर आंग्ल मराठा युद्ध के प्रारंभ तक की कहानी पढ़ेंगे और तीसरे में हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध और उसके बाद की क्या स्थिति थी। क्लियर। तो आप समझ गए कि हमारा आगे का शेड्यूल क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। जब नाम आता है टीपू सुल्तान का
तो मन में एक रोमांच जगता है, एक उल्लास जगता है इस व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के अध्ययन को लेकर। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ये जानकर खुशी होती है कि वास्तव में इसके पिता हैदर अली और इसकी माँ फातिमा ने जिस बालक को जन्म दिया वो वास्तव में उस युग की संकल्पनाओं से काफ़ी आगे की सोच रखता था। वो न केवल अपनी मुस्लिम सत्ता या अपनी मुस्लिम विरासत को सहेज कर रख रहा था, बल्कि नवोन्मुख प्रयोगों के द्वारा अपनी वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा का भी प्रदर्शन कर रहा था। और इसी दिशा में जब 20 नवंबर 1750 को हैदर अली के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ तो हैदर अली ने अपने पुत्र की खुशी में उसका नाम टीपू सुल्तान रखा। सुल्तान वास्तव में उसकी कोई उपाधि नहीं थी, बल्कि हैदर अली और फातिमा के द्वारा बोले गए प्यार भरे उन शब्दों का एक सम्मोहन था। सुल्तान उसे इसलिए भी कहा जाता था कि जैसा कि हम लोगों को बचपन में हमारे माता पिता या तो राजा बेटा कहकर बुलाते हैं या तो रानी बिटिया कह के बुलाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि टीपू एक छोटा शब्द है, क्यों ना इसे हम सुल्तान की संज्ञा दे दें। सुल्तान की संज्ञा इसलिए भी दी गई क्योंकि हैदर अली चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद मैसूर जैसी बड़ी रियासत का संचालन उसका पुत्र, उसका वारिस टीपू करे, और उसका वारिस जब इस चीज़ को रियासत का संरक्षण करेगा, जब उत्तराधिकारी बनेगा, तो वास्तव में सुल्तान कहलाएगा। क्लियर। सुल्तान एक तरीके का एक आप कह सकते हो कि उस युग का युग पुरुष था। क्लियर। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि उसके व्यक्तित्व में मुस्लिम एलिमेंट था, अर्थात वो मुस्लिम मुस्लिम पिता की संतान थी, तो ये बात स्वाभाविक थी कि उसकी जो शिक्षा और दीक्षा थी, उसकी जो शिक्षा दीक्षा की प्रणाली थी, वो वास्तव में मुस्लिम नियम कानूनों से परे नहीं थी। अर्थात उसको भी अपने मुस्लिम विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन मूल भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो गया जो कि इस्लाम में ज़रूरी थी। उसने न केवल इस दिशा में अरबी भाषा का अध्ययन किया, बल्कि फारसी भाषा का अध्ययन किया, और साथ में ही इन दोनों के मिक्सअप से बनी उर्दू भाषा का भी अध्ययन किया, ताकि वो अपने सल्तनत के प्रति, अपने उलेमा के प्रति और अपने पैगंबर के प्रति एक अच्छी निष्ठा अभिव्यक्त कर सके। लेकिन उसकी गति यहीं तक नहीं थमी। उसने अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी अध्ययन किया, ताकि क्षेत्रीयता का उसे बोध रहे, उसे इस बात का बोध रहे कि वो जिस प्रजा पर शासन कर रहा है, वास्तव में उस प्रजा से उसका गहरा नाता है। और जब इन सारी कलात्मक गतिविधियों को उसने सीख लिया, जब उसने अपने आप को सांस्कृतिक स्तर पर परिपक्व कर लिया, तो ये जरूरी हो गया कि एक सेना नायक के रूप में, एक सुल्तान के रूप में उसे कई सारे अन्य प्रशिक्षण के कौशलों से होकर गुजरना है। और इन्हीं कौशलों की तैयारी के लिए उसने घुड़सवारी की, उसने बंदूक चलाना सीखा, और उसने अपने आप को तलवार में निपुण बनाया। उसकी तलवार की निपुणता और बंदूक चलाने की प्रवृत्ति ने उसको उन आम जनों के शौक से परे कर दिया जो उस समय के राजा महाराजा करते थे। अर्थात जो राजा महाराजा पालकी पर अपने जीवन यापन को चलायमान समझते थे, उसने उस पद को ठुकरा दिया। अर्थात उसने उस संचार के साधन को, या आप कह सकते हो यातायात के उस साधन को ठुकरा दिया और बोला कि एक राजा का जो दायित्व है वो घुड़सवारी है। अर्थात एक राजा घुड़सवारी के माध्यम से अपने राज्य में जाएगा, ना कि 4 कंधों की पालकी पर चढ़कर। वास्तव में वो कहता है कि जो ये पालकी है, ये स्त्रियों और रोगियों का एक साधन है, ना कि किसी सेना नायक का। क्लियर। कहने का मतलब ये चीज़ें क्या थी? ये चीज़ें उसके व्यक्तित्व की पर्सनालिटी को प्रदर्शित करती थी। आप देख सकते हो कि ये टीपू सुल्तान का चित्र है। हमने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ भेज दी है, आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें आईं तो कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि कहीं टीपू सुल्तान पालकी के प्रश्न को लेकर रूढ़िवादी तो नहीं, कहीं वो परंपरावाद का पोषक तो नहीं। लेकिन जब लोगों ने उसे गहनता से अध्ययन किया तो पता चला कि नहीं, उसके चित्त में तो रूढ़िवादिता का कण भी विद्यमान नहीं था। अर्थात
उसका चित्त तो नवीन नवोन्मेष प्रयोगों का एक सफल उदाहरण था। अर्थात उसने अपने जीवन को न केवल पाश्चात्य के विज्ञान को सीखने और समझने में लगाया, बल्कि उसने पाश्चात्य के उस राजनीतिक दर्शन का भी अध्ययन किया जो उसे उन गुणों से ग्रहित बना देता था जो कि उसमें होने अवश्यंभावी थे। अर्थात अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसने न केवल पूर्व की मदद ली, बल्कि पश्चिम के भी तालमेल को अपने साथ किया। और जब उसने ये तालमेल बना लिया तो उसने हर धर्म, हर जाति, हर मजहब और हर एक राजनीतिक विचारधारा का सम्मान किया। और इसी राजनीतिक विचारधारा का सम्मान करते हुए खुद एक राजतंत्री परंपरा में पलता हुआ वो व्यक्ति जब ये देखता है कि फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी सफल हो गए हैं और उन्होंने एक जैकोबिन क्लब बनाया है, तो उसने इंडिया में अर्थात अपने क्षेत्र मैसूर में उस जैकोबिन क्लब के मेंबरों से कहा कि आप हमारे क्षेत्र में जैकोबिन क्लब का गठन कर सकते हो। अर्थात उसने उनके उस प्रस्ताव को काफ़ी सहजपूर्वक स्वीकार कर लिया। और स्वीकार ही नहीं किया, जब जैकोबिन क्लब का स्थापना हो गई तो उसने उसको एक उल्लास के रूप में मनाया और इस अवसर पर उसने 2300 से भी ज़्यादा तोप के गोले छोड़े और 500 से भी ज़्यादा रॉकेट्स चलाई। रॉकेट का मतलब जैसे आजकल हम लोग पटाखे वगैरह सुनते हो ना रॉकेट के, वैसे ही उसने उस समय छोड़ाए। तो ये क्या था? ये वास्तव में उसका उन सभी राजनीतिक दर्शन के प्रति एक सम्मान था जो अपने बालपन से वो सीखता हुआ आया था। अर्थात आप ये समझ सकते हो कि जिस राजतंत्री परंपरा में वो पला है, जो उसकी विचारधारा से पूरी विपरीत है लोकतांत्रिक, उसको वो काफ़ी सहर्ष रूप से, काफ़ी सहृदयता पूर्वक उसे अपना रहा है। अर्थात वो ये नहीं देख रहा कि राजतंत्री जो परंपरा है वो वंशानुगत होती है और जबकि लोकतंत्र की जो परंपरा है वो नियुक्ति के आधार पर होती है। उसने ये भी नहीं देखा कि वास्तव में उसके यहाँ रहने वाले नागरिक और उसके मध्य कितनी दूरियां हैं। उसने अपने आप को उन नागरिकों के समक्ष समता दर्शाने के लिए खुद को ये कहा कि मैं एक नागरिक टीपू हूँ। अर्थात मैं भी इसी प्रजा से निकला हुआ एक आम इंसान हूँ और जब मैं इस प्रजा से निकला हुआ एक आम इंसान हूँ तो आप सब के सब स्वतंत्र हो, आप सब के सब अपने आप में संप्रभु हो और आपकी संप्रभुता को साकार रूप देने के लिए हम यहाँ पर एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाते हैं। अर्थात स्वतंत्रता का वृक्ष लोगों की संप्रभुता का प्रतीक था, ना कि राजा के राजत्व के सिद्धांत की प्रतीक। क्लियर? आप ये समझ सकते हो, मतलब राजा का राजत्व का सिद्धांत हमेशा कहा जाता है ना कि दैवी होता है, लेकिन उसने राजा के राजत्व के सिद्धांत को अवहेलना करके स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में लोक संप्रभुता का विचार पनप सके और उन्हें ये लग सके कि उनका जो राजा है वो भले ही राजतंत्र की प्रणाली में जी रहा हो, लेकिन उसके अंदर डेमोक्रेसी के वो सारे फीचर उपलब्ध हैं और इसीलिए वो आगे चलकर जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बनता है, अपने आप को ये साबित कराने के लिए कि भाई साहब ये बात ठीक है कि मैं राजतंत्र में जिया, लेकिन मेरा ध्यान पूरा का पूरा लोकतंत्र की ओर है। इसके पीछे कई सारे रीज़न बताए जाते हैं। रीज़न ये बताया जाता है कि जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हो गया तो उसका आधा से राज्य चला गया। उसको ये लगा कि अब अगर हमें आधे राज्य से भी ज़्यादा की प्राप्ति करनी है तो हमें प्रजा के सहयोग की आवश्यकता है और प्रजा के मन मस्तिष्क में अपनी एक अच्छी छवि बनाने की आवश्यकता है। तो अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए उसने अपने आप को नागरिक टीपू कहा और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। हालांकि कई सारे और भी स्टेटमेंट्स आते हैं जो उसके व्यक्तित्व को लेकर आक्षेप करते हैं और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्लियर? उनका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। अब जब बात आती है कि इसके मूल्यांकन को लेकर, अर्थात टीपू के व्यक्तित्व को लेकर, तो किसी का भी जब हम मूल्यांकन करते हैं तो अगर उसका मूल्यांकन करने वाले समर्थक से ज़्यादा उसके विरोधी हों
तो आप ये मान लेना कि वास्तव में उसका व्यक्तित्व कुछ विलक्षण प्रतिभा का धनी था। और इसी दिशा में आपको सबसे पहला नाम मिलेगा उस समय के अंग्रेज का, टॉमस मूर का। टॉमस मूर वास्तव में उस समय कर्नाटक राज्य मैसूर राज्य के भ्रमण पर निकलते हैं। और जब वो भ्रमण पर निकलते हैं तो वो बोलते हैं अपने उस यात्रा वृत्तांत में कि जब एक व्यक्ति एक अनजाने देश से गुजरता हुआ ये देखता है कि वहाँ पर फसलें काफ़ी उत्तम हैं, देश की जनसंख्या तथा उद्योग बहुत हैं, नए नए नगर बस रहे हैं, व्यापार वाणिज्य डेवलप हो रहा है, साथ ही प्रत्येक वस्तु हर्ष तथा सफलता की द्योतक है, तो वह प्राकृतिक रूप से यही कहेगा कि जनता एक कुशल प्रशासन के अधीन है जिसमें उसे विकसित होने का अवसर मिल रहा है। और ऐसा है टीपू के प्रदेश का क्षेत्र। अर्थात वो ये बता रहा है कि दूसरी ओर जहाँ पर ब्रिटिश कंपनी के कारण न केवल बंगाल में अकाल की त्रासदी आ रही है, बल्कि अवध के नवाब की कुशल कर्तव्य परायणता और राजनीतिक अनभिज्ञता वहाँ की जनता में रोष उत्पन्न कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर न केवल किसानों के कल्याण के लिए, न केवल उद्योगों के व्यापार के लिए, न केवल व्यापार वाणिज्य को प्रमोट करने के लिए एक महान सेना नायक, एक महान राजनीतिज्ञ टीपू उनका हर संभव ढंग से कल्याण कर रहा है। वो वास्तव में उस युग का सबसे कल्याणकारी शासक था, वो ये कहना चाह रहा। और जब वो ये कह देता है तो वो यही नहीं थमता, उसके आगे चलकर जॉन सॉर नाम के एक हिस्टोरियन हैं, वो भी यही बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि टीपू के जो किसान हैं वो काफ़ी सुरक्षित हैं, उन्हें श्रम के लिए प्रोत्साहन मिलता है, उसका फल भी उन्हें दिया जाता है, और टीपू को अपने सैनिकों की राजभक्ति तथा विश्वास भी प्राप्त है। देखिए, इन सभी स्टेटमेंट्स को ना हम अपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। जब हम मराठा राज्य को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो वहाँ पर मौलिक प्रश्नों के रूप में इन्हीं सब लाइन का विवेचन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक आपको बता रहे हैं। क्लियर। साथ ही वो ये भी बोलता है कि टीपू उस समय के राजतंत्री के युग के ऐसे युग में जी रहा था जहाँ पे सेनापतियों के द्वारा दल बदलना काफ़ी आसान था। लेकिन टीपू के जो सेनापति थे, टीपू के जो सेना नायक थे, टीपू की जो सेना थी, वो अपने स्वामी के प्रति इतना भक्ति भाव दर्शाती थी कि वो किसी भी लालच, किसी भी मोह के बंधन में अपने आप को नहीं फंसा पाती थी। अर्थात उसके जो लोग थे वो उसे उससे भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करते थे। समझ के ये सारी चीज़ें जब हमने देख ली तो इससे हमें टीपू के व्यक्तित्व का एक पक्षी विश्लेषण मिला। लेकिन उसके दूसरे पक्ष के व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए हमें कई अन्य हिस्टोरियंस की मदद लेनी पड़ेगी। और उसी दिशा में बढ़ते हुए हमने पहले हिस्टोरियन विल्किंस की बात की है। विल्किंस ये कहते हैं कि हैदर अली का जो जन्म हुआ था वो राज्य बनाने के लिए हुआ था, और जबकि टीपू सुल्तान का जो जन्म हुआ था वो उसे खोने के लिए हुआ था। अर्थात इन्होंने ये कहा कि हैदर अली ने हर संभव तरीके से संयुक्त मोर्चे को बनाने का प्रयत्न किया। हैदर अली ने सहयोग, संरक्षण और सहायता की मदद से अंग्रेजों को परास्त करने का प्रयत्न किया, बल्कि अपने उस साम्राज्य को किसी भी हाल में किसी दूसरे को देने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन टीपू सुल्तान जब श्रीरंगपट्टनम में पराजित हो जाता है तो उसे हैदर अली की उस विरासत को देना पड़ जाता है जिसे उसने काफ़ी सहजतापूर्वक संभाली थी। क्लियर। इसलिए विल्किंसन ये बोलते हैं कि हैदर अली का जो जन्म हुआ था वो राज्य बनाने के लिए हुआ था, और जबकि टीपू सुल्तान का जो जन्म हुआ था उसे खोने के लिए हुआ। अब जब इतनी बातें हो गई तो हैदर अली ने तो विल्किंसन ने कई सारे तथ्य दिए। उन्होंने कहा कि जो टीपू की कार्य कुशलता थी वो वास्तव में अलग थी, उसे कठिनाइयों का पूर्ण परिचय नहीं मिल जाता। अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विल्किंसन ने जो अपनी बात कही उसका खंडन किया जाने लगा। खंडन का मतलब क्या? कि आप जो ये कह रहे हो कि वो राज्य को खोने के लिए बना है, ये पूर्णतया सही नहीं है। आप उसकी कार्य कुशलता पे शक कर सकते हो, लेकिन आपको उस समय की उसकी कठिनाइयों का भी आभास होना चाहिए। अर्थात
वीरता व नवीन प्रयोगों को उसे अवगुण नहीं मानना चाहिए, बल्कि वो उस समय के युग के एक युग बोधक थे। उसने ये भी बताया कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि टीपू ने जो पातशाह की उपाधि ली, उसने सिक्के, वर्ष व महीने व पंचांग को अरबी भाषा में चलाया, तो आप इससे उसे केवल मुसलमान शासक का दर्जा नहीं दे सकते हो, बल्कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि उसने धर्म में अंधे होकर कार्य नहीं किया। उसको जब ये लगा कि जो मुस्लिम पालीगौर हैं वो भी अगर साम्राज्य को नुकसान पहुंचा रहे, तो उसने बिना किसी धार्मिक पहचान के उनको भी दमन किया। अर्थात वो हिंदुओं के लिए केवल विरोधी नहीं था, बल्कि उनके लिए भी विरोधी था जो उसकी प्रजा को या उसके शासन को डिस्टर्ब करने के लिए उत्पन्न हुए थे। क्लियर? तो आपने इतनी सारी चीज़ें जब देख लें तो लोगों के मन में ये प्रश्न आया, खासतौर पर साम्राज्यवादी हिस्टोरियन के मध्य में, कि राष्ट्रवादी इतना बढ़ा चढ़ाकर टीपू को क्यों दर्शा रहे। तो साम्राज्यवादी हिस्टोरियंस ने कहा कि भाई साहब, जो टीपू था ना, वो एक सीधा साधा दैत्य था। दिखने में वो सिंपल था, दिखने में वो प्योर था, लेकिन अंदर से वो दैत्य था, अर्थात वो मॉन्स्टर था। क्लियर? उसने ये भी कहा साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कि वो धर्म में अंधा या धर्म में मदांध एक ऐसा शासक था जिसे केवल और केवल इस्लाम का प्रचार और प्रमोट करने की धुन सवार थी। अर्थात वो इस देश को काफिरों का देश मानता था। इसीलिए उसने न केवल हिंदू कुर्गों पर हमला किया, बल्कि उसने नायरों का भी दमन किया। और हिंदू कुर्ग व नायर वास्तव में शिकार हुए, और जब वो उसका शिकार हुए तो टीपू इससे अपने इस्लाम की पुष्टि को काफ़ी सार्थकता प्रदान कर पाया। लेकिन साम्राज्यवादी इतिहासकार टीपू के केवल एक पक्ष को देखते हैं, उसकी धर्मपरायणता के उन अलग फीचर्स को और ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करते जो उसने किया था। अर्थात उसने केवल हिंदू कुर्गों और नायरों का ही दमन नहीं किया, बल्कि उसने जब ये देखा कि मुसलमान मोपला भी काफ़ी विद्रोह कर रहे हैं, तो उसने उनका भी दमन किया। उसने 1791 में जब अपने साथ मराठों का आक्रमण कर रहा था, तो उसी समय मराठों के द्वारा श्रृंगेरी मंदिर का भाग धोखे से टूट गया। तो जब वो मंदिर का भाग टूट गया, तो उस मंदिर की सीमा वास्तव में टीपू के राज्य के अंतर्गत आती थी। तो टीपू ने वहाँ के पुरोहित के कहने पर उस मंदिर की मरम्मत ही नहीं कराई, बल्कि जो शारदा देवी की प्रतिमा वहाँ पर लगनी थी उसके लिए धन भी दिया। इसके साथ ही उसने अपनी श्रीरंगपट्टनम में श्री रंगनाथ जो नरसिंह देव का मंदिर था, उसमें भी कभी भी पूजा की रोकथाम की बात नहीं की। अर्थात वो धर्मांध राजा न होकर धर्मपरायण और धर्मनिरपेक्ष शासक था। किसी एक घटना या किसी एक कालक्रम को बेस बनाकर हम उसे धर्मांध शासक नहीं कह सकते। आप इस तरीके से इनकी बातों का खंडन कर देंगे, और जब आप इतनी बातों का खंडन कर देते हैं तो कई बार हिस्टोरियंस के मध्य ये डिबेट उठती है, क्या वास्तव में टीपू शेर की तरह ज़िंदगी जीना पसंद करता था। तो इसके एग्जाम्पल को लेकर वो ये कहते हैं कि उसने सहायक संधि के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। अर्थात सहायक संधि के निमंत्रण को अस्वीकार करना उसके साहसीपन और उसके आत्मस्वाभिमानीपन की विलक्षण प्रतिभा को दर्शाते हैं। और उसने ये सब करके ये साबित कर दिया कि भले ही वो 100 दिन के गीदड़ की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, सिवाय एक दिन के शेर की ज़िंदगी के। अर्थात वो ये समझ गए कि टीपू सुल्तान जो है वो पाश्चात्य साम्राज्यवाद की गाड़ी में बैठकर निर्जीव जीवन व्यतीत करने के स्थान पर मृत्यु को आलिंगन करना ज़्यादा श्रेयस्कर समझता था। यानी कि वो ये नहीं चाहता था कि हम पाश्चात्य साम्राज्यवाद की चाटुता करके अपने राज्य को एक स्थायित्व दे सकें। बस दुर्भाग्य इतना जरूर था कि वो उस समय जिससे लड़ रहा था वो उस दुनिया के शक्तिशाली श्रेष्ठकर सेनापति थे, या उस समय की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सेना की कंपनी थी, जिसे ऑलरेडी ब्रिटेन की बड़ी सरकार संरक्षण कर रही थी। क्लियर?
जब इतनी सारी बातें आ गई तो लोक भावना में आकर टीपू को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी सेना नायक की संज्ञा दे देते हैं। तो कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई साहब आप इतने भी इमोशनल मत हो जाइए कि टीपू को आप प्रथम राष्ट्रवादी कह दें, क्योंकि राष्ट्रवाद की तो उस समय भावना किसी भी तरीके से प्रज्वलित ही नहीं हुई थी, अर्थात उसका तो अंकुरण कभी हुआ ही नहीं था। यानी कि वहाँ पर तो बीज तो थे ही नहीं, तो आप वृक्ष की कल्पना टीपू के रूप में कैसे कर सकते हो। अर्थात उस समय तो भारतीयों को ये भी नहीं पता था कि उनका शोषण हो रहा है, उन्हें दास बनाया गया है। तो आप महोदय कृपया करके टीपू के भूत के भविष्य को वर्तमान की इस गाथा से जोड़ने का प्रयत्न ना करें। और जब इस दिशा में ये लोगों की बातचीत शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि हाँ, आप बात तो ठीक कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये बात तो आपकी ठीक है कि हम राष्ट्रवादी उसे नहीं कह सकते, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उसे बस ये कह सकते हो कि उसने अपनी शक्ति और स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, उसने अपने क्षेत्र में स्थायित्व प्रदान करने के लिए युद्ध किया। वो भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए लोहा लेने के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि अपनी मैसूर रियासत के संरक्षण के लिए युद्ध किया। यानी कि वो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी सेनापति नहीं था। और ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान नाम की बुक लिखने वाले मुहिबुल हसन। जब मुहिबुल हसन ने अपनी इस बात को लिख लिया, तब अशोक सेन कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप टीपू सुल्तान की शासन प्रणाली के रिफॉर्म को पढ़ते हो, जब आप उसके व्यापार वाणिज्य के रिफॉर्म को पढ़ते हो, तो आप ये भूल जाते हो कि टीपू सुल्तान का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो वास्तव में उस समय की राजनीतिक जो परंपरा थी या जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उसी के सांचे में हमें देखना चाहिए। अर्थात उसमें शोषण और लूट का स्वरूप शामिल था। जब 1793 में या 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत उसे 3 करोड़ रुपए देने की बारी आई, तो उस पैसे की उगाही के लिए वहाँ की जनता पर उसने अतिरिक्त टैक्स थोप दिया। यानी कि वो प्रजा का अगर कल्याण करता होता तो वास्तव में जनता पर इतना टैक्स न थोपता। इसीलिए आप अगर ये कहते हो, जान शोर अगर ये कहते हैं, मूर अगर ये कहते हैं, तो वास्तव में उन्होंने टीपू के साम्राज्य के ओछलेपन को देखा था, उसकी गहराइयों को नहीं देखा था। समझ गए? ये बात कहते हैं एस एन सेन। एस एन सेन राष्ट्रवादी हिस्टोरियन है। क्लियर? फिर बात आती है कि अल्फ्रेड लॉयल का क्या कहना है। अल्फ्रेड लॉयल के प्रश्न पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा भी है और आगे भी पूछा जा सकता है। अल्फ्रेड लॉयल ने अपनी बुक द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, देखिए ये बुक आपको याद नहीं करनी है, बस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। अल्फ्रेड लॉयल बोलते हैं कि देखो, टीपू इतना महान था, टीपू के व्यक्तित्व में हर एक चीज़ थी, लेकिन बात ये थी कि टीपू जिस समय युद्ध कर रहा था उस समय नक्षत्रों की गति ही उसके खिलाफ थी। नक्षत्रों की गति का मतलब उसका भाग्य ही खराब था। भाग्य का मतलब कि वो उस साम्राज्यिक शक्ति से लड़ रहा था जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी, जो कहाँ से उठी थी? चैनल से उठी थी। चैनल का मतलब समझते हैं? यहाँ पे चैनल का मतलब ये है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, तो वहाँ पे वो जो चैनल है, समझ गए, छोटा सा नीचे मतलब समुद्र की बागडोर को जोड़ने के लिए यूरोप को, तो उसको चैनल बोलते हैं। जैसे हम कैनाल बोलते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे चैनल बोलते हैं। तो वो यहाँ पे यही कहते हैं कि जिस चैनल से वो उठी थी उसे वो पराजित कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि टीपू वास्तव में घटनाओं से अनजान था, उसे पता ही नहीं था कि ब्रिटेन की शक्ति कितनी वास्तव में शक्तिशाली है। अब यहाँ पर हमने इनकी बात देख रहे हैं, इनके व्यू देख रहे हैं, लेकिन जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो वहाँ हम ये भी देखेंगे कि इनकी बात का खंडन हमें कैसे करना है। हम उनको बताएंगे कि भाई वो घटनाओं से, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अनजान नहीं था। उसने अरबों में, तुर्कों में, मिस्र में अपने दूत भेजे, उसने फ्रांस में भी अपने दूत भेजे, तो अनजान कैसे हो गया? फ्रेंच की रेवोल्यूशन से वो प्रेरित था, जैकोबिन क्लब को इस्टेब्लिश करता है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है।
अर्थात वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझ रहा था। ये बात अलग है कि उसको वो सहयोग नहीं मिल पाया जो उसके पिता को मिला था, अर्थात ना तो मराठों के साथ और ना ही निज़ाम के साथ वो एक संयुक्त मोर्चा बना पाया। इसमें कई बार ये लोग कहते हैं कि टीपू की भूमिका थी जिस कारण वो ये मोर्चा नहीं बना पाए, तो कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि मराठों और निज़ाम की भी इच्छा नहीं थी कि वो टीपू के साथ मोर्चा बनाते, अर्थात दोनों का विरोधाभास था। क्लियर? तो इसे हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे अपना। क्लियर? तो इस स्टेटमेंट को इनके देख लेते हैं अल्फ्रेड लॉयल के, कि वह तूफान की उस लहर में बह गया जो मैसूर से बड़ी रियासतों को भी बहाकर ले गई, मतलब बंगाल को, अवध को और दिल्ली को। क्लियर? बड़ी रियासतों को भी बहाकर ले गई और जो संसार के एक सुदूर भाग में उत्पन्न हुई, मतलब यूरोप में उत्पन्न हुई, और जो अभी भी चैनल में पूर्ण शक्ति से उठी हुई चल रही थी, मतलब अभी इस हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रही थी, जो राष्ट्रीय दृढ़ निश्चय से प्रेरित थी, अर्थात जिसको ब्रिटेन की सरकार का सहयोग प्राप्त था, अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति की ओर ले गई। तो जिनको ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त था, जो हिंद महासागर में अपनी प्रभुसत्ता कायम किए हुए थे, जो मैसूर से भी बड़ी बड़ी रियासतों को पराजित कर चुके थे, उनको भला कौन पराजित करता? ये बात कहते हैं अल्फ्रेड लॉयल। हम इनका खंडन करेंगे कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कह रहे हो और आपकी इस बात के पीछे तर्क और तथ्य क्या हैं। आपने केवल कॉर्नवालिस के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि को बेस बनाकर इतनी सारी घटनाओं का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन वास्तव में बातें कुछ और थी। क्लियर? तो उसको प्रश्नोत्तर में हम डिस्कस करेंगे। अब जब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, उसके व्यक्तित्व को देख लिया, व्यक्तित्व के उन सभी डायमेंशंस को हमने देख लिया, तो प्रश्न उठता है कि उसकी शासन प्रणाली कैसी थी, अर्थात उसने जो अपनी शासन व्यवस्था बनाई थी हैदर अली के बाद, उसमें उसने कौन से सुधार किए और क्यों उसकी शासन प्रणाली को आगे चलकर उस युग की बेहतरीन शासन प्रणाली की संज्ञा दी गई, चाहे वो जॉन सोर की बात हो, चाहे वो फिर टॉमस मूर की बात हो। क्लियर? तो जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी अनियंत्रित हो गई थी। तो उस अनियंत्रित शासन व्यवस्था को संभालने के लिए एक संयमी, दयावान और कर्मशील के साथ साथ कर्तव्य परायण राजा की आवश्यकता थी। ऐसी फीचर क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि उस समय वहाँ की प्रजा वाडियार वंश को अपना राजा मानती थी, और जब इन्होंने सत्ता को जबरदस्ती हासिल कर लिया था तो प्रजा के अंदर नाराजगी थी। तो प्रजा की उस नाराजगी को दूर करने के लिए इसने प्रजा के हित को ही ईश्वर की अग्नि परीक्षा मान ली, अर्थात इसका ये मानना था कि जब मैं अपने अल्लाह, अपने खुदा से मिलूँगा तो वो मुझसे जो प्रश्न पूछेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर मैं तभी अच्छे से दे सकता हूँ जब अपनी प्रजा के हित के संदर्भ में मैं कई कार्य करूँ। क्लियर? तो इस दिशा में वो कई बार प्रशासन को रिफॉर्म करता है, वो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखता है। हालांकि केंद्रीय प्रशासन की नींव को तो हैदर अली ने रख ही दिया था, लेकिन उसमें काफ़ी रिफॉर्म किया। रिफॉर्म के साथ कई बार डॉडवेल नाम के हिस्टोरियन उसके इस रिफॉर्म को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। वो बोलते हैं कि वह प्रथम भारतीय था जिसने पाश्चात्य परंपराओं को भारतीय प्रजा पर लागू करने का प्रश्न किया। मतलब क्या? इसका मतलब ये था कि उसने न केवल यूरोपीय पद्धति के आधार पर सेना को सुसंगठित किया, बल्कि फ्रांसीसी सेना के अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके उनको यूरोपीय पद्धति के अनुरूप ढालने का प्रयास भी किया। अर्थात उसने हर वो संभव तरीके अपनाए जो एक प्रजा के कल्याण के लिए एक राजा का दायित्व हो सकता था। इसके लिए उसने कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंट्स में अलग अलग अधिकारी रखे ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया जा सके, और इन अलग अलग अधिकारियों के मिलाकर एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड पे डिस्कोर्स और डिस्कस को प्रमोट किया। भले ही लोगों के मत अलग अलग होते थे, लेकिन ये सब डिसीजन एक बहुमत के आधार पर लिया जाने लगा, और उन बहुमत के आधार पर लिए जाने वाले डिसीजंस का पूरा एक ब्यौरा होता था। हालांकि इस बहुमत में लिए गए डिसीजन को मानने या ना मानने के लिए
जो सुल्तान था, टीपू सुल्तान था, वो स्वच्छंद था। क्लियर, अर्थात अंतिम निर्णय की जो शक्ति थी वो केवल और केवल किसे प्राप्त थी? सुल्तान को। क्लियर, अब जब ऐसी स्थिति आ गई कि सुल्तान को अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो गई, तो सुल्तान ने सोचा कि हम अपने इस प्रशासन में प्रधानमंत्री और वजीर के पद को क्यों रखें? जब हमें को सब कुछ देखना है तो हम प्रधानमंत्री व वजीर के पद को रख कर क्यों बोझिल बने? इसीलिए उसने ना तो प्रधानमंत्री का पद रखा, अर्थात ना तो वजीर का पद रखा, बल्कि अपने आप को इनसे मुक्त रखा। और उसने वास्तव में उन सभी प्रांतों को 7 मुख्य डिपार्टमेंट्स में बांट दिए। अब आपको डिपार्टमेंट को ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखना है। क्लियर, और उन डिपार्टमेंट्स का जो मुखिया बनाया, यानी कि जो उन 7 को देखरेख करता था, उसका नाम उसने मीर आसिफ रखा। मीर आसिम खूबी क्या थी कि वो केवल और केवल सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था, और ये सारे के सारे 7 डिपार्टमेंट्स के लोग मीर आसिफ के अधीन होते थे, अर्थात इसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को जग जाहिर करते थे। क्लियर, इसके अलावा उसने 3 छोटे और डिपार्टमेंट्स बनाए। डाक बनाया, गुप्तचर बनाया, लोक निर्माण व पशु विभाग भी बनाया। अर्थात वो हर एक डिपार्टमेंट्स को बनाकर अपने प्रशासन को काफ़ी कुशलतापूर्वक संचालन करना चाहता था। चाहे आप उसके राजस्व डिपार्टमेंट को देख लो, चाहे उसके सेना के डिपार्टमेंट को देख लो, चाहे उसके जुमरा न्यायालय को देख लो, मतलब न्यायालय के लिए कोर्ट, चाहे उसकी तोपखाना को देख लो, चाहे उसके वाणिज्य व्यापार को देख लो, चाहे उसके नाविकों के कल्याण को देख लो, चाहे उसको कोष से देख लो। साथ ही उसने डाक व्यवस्था का भी काफ़ी अच्छे से संचालन कराया और गुप्तचर व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाया, ताकि निज़ाम और मराठों से और अंग्रेज़ों के मोर्चे को परास्त कर सके। लोक निर्माण व पशु विभाग का भी कार्य किया, अर्थात अपने यहाँ कई सारे डेवलपमेंट के कार्यों को भी प्रमोट किया, ताकि प्रजा में उसकी एक सकारात्मक पैठ बन सके। क्लियर, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। जब इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली तो आपके मन में ये प्रश्न आया कि मास्टर, क्या आप इतना डिटेल में सिर्फ केंद्रीय प्रशासन ही पढ़ाओगे? क्या आप हमें स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन की जानकारी नहीं दोगे? तो बिल्कुल हम देंगे। और इसी देने की दिशा में आपको पता हो कि 1784 के बाद, अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, अर्थात मैंगलोर की संधि के बाद, उसने अपने प्रांतों को 7 भागों में बांट दिया। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मास्टर, अभी आपने बताया उसने 7 डिपार्टमेंट बनाए, अब आप बता रहे हो कि उसने 7 प्रांत बनाए, आखिरकार इस 7 का चक्कर क्या है? तो इस 7 का चक्कर इतना बस है कि उसके पिताजी की जो डेथ हुई थी 7 दिसंबर को ही थी, तो उसके लिए वो 7 तारीख एक तरीके से यादगार थी, इसीलिए वो 7 तारीख ही के आधार पर 7 प्रांतों को बांटा। अब ये मत कहना कि सर फिर 7 समुंदर भी इसीलिए होते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, उनकी एक अलग साइकोलॉजी है। क्लियर, उसे हम कभी अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसने की, और जो 7 प्रांतों में उसने बांटा उनको कंपाइल रूप से उसने नाम दिया आसफी टुकड़ी। क्लियर, आसफी टुकड़ी आपसे पूछा जा सकता है कि मैसूर रियासत में आसफी टुकड़ी का संबंध था तो प्रांतों से, और बाद में चलकर वही 7 प्रांत 17 में विभाजित हो गए, और उन प्रांतों को फिर जिलों में बांटा गया, जिलों को ग्रामों में, और ग्रामों के संचालन के लिए स्थानीय प्रतिनिधित्व अर्थात पंचायतों के प्रबंधन की बात की गई। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें हमने ये देख ली। जब इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली तब प्रश्न आता है कि उसका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, अर्थात उसकी भूमि कर व्यवस्था कैसी थी। कई बार यूपीएससी में प्रश्न इंडिपेंडेंट रूप से पूछा जा सकता है कि आप उसके केंद्रीय प्रशासन के बारे में लिखिए, प्रांतीय प्रशासन के बारे में लिखिए, उसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में लिखिए। तो आप तभी कर सकते हो जब आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता हो। क्लियर, तो हम देखते हैं कि भूमि कर उसकी व्यवस्था कैसी थी। तो भूमि कर व्यवस्था के संदर्भ में उसने हैदर अली की व्यवस्था को ही अपनाया, अर्थात उसने उस व्यवस्था में किसी तरीके का सुधार नहीं किया। साथ ही उसने क्या किया कि जो जागीरदार होते थे, जो रेवेन्यू वसूलने जाते थे किसान से,
तो उसने ये सोचा कि ये जागीरदार किसानों का ज़्यादा शोषण करते हैं, तो इस शोषण की प्रवृत्ति को या इस मध्यस्थता को समाप्त किया जाए और मध्यस्थता की समाप्ति करके रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रमोट की जाए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट किसानों के साथ में समझौता किया जाए। इससे क्या होगा कि किसान हमारी अनुकंपा पर आधारित हो जाएंगे और हमारे लिए हमारी सत्ता के स्थायित्व के एक वाहक बनेंगे। और इसी दिशा में उसने जो जमींदार हुआ करते थे जिनको पॉलीगार बोलते हैं, हमने इसका एक एमसीक्यू भी दिया था कि पॉलीगार किसको कहते हैं, तो पॉलीगार वास्तव में जमींदार होते थे। उनके उन अधिकार पत्र को भी जब्त कर लिया जो हैदर अली के समय दिए गए थे, अर्थात उनके विशेषाधिकार संपन्न उन प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया। क्लियर? इसलिए भी समाप्त कर दिया क्योंकि ये लोग मिलकर आगे चलकर मैसूर की सत्ता को डामाडोल कर सकते थे, इसीलिए उसने ये चीज़ की। और जब उसने ये सब कर लिया, किसानों से टैक्स की वसूली करने लगा, तो किसानों ने कहा कि बाबूजी हमारे पास ज़मीन कम है, बाबूजी हमारे पास पैसे की कमी है, बाबूजी हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है। तो उसने कहा आप क्यों चिंतित होते हो, हम तो आपकी प्रजा के हित में ही काम कर रहे हैं, आप बताइए आपको कितनी ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने कहा कुछ बहुत दे दो। तो उसने जो बंजर भूमि पड़ी थी उसको जोत भूमि में तब्दील कर दिया, अर्थात उसमें उर्वरकों के सिंचाई के संसाधनों का उपयोग करके उस भूमि को उर्वर बनाया और उस भूमि पर काम करने वाले किसानों के लिए तकावी ऋण की शुरुआत की। तकावी ऋण एक तरीके से अग्रिम ऋण होता है जो फसल की उपज के लिए दिया जाता था, और इन सब चीज़ों की व्यवस्था सही से संचालित होती रहे, इसके लिए उसने आमिल नाम के एक पद का गठन किया, जिसका काम ये होता था कि किसानों की हर एक समस्या का समाधान करे। और हैरत की बात तो आमिल को तब हुई जब उसने देखा कि कहीं कहीं पर लोग फसल को इसलिए नहीं उपजा रहे क्योंकि उस पर उनको मुनाफा नहीं होता, बल्कि वो नकदी फसलों को उपजाते थे। नकदी फसलों का मतलब जिनका व्यापार वाणिज्य में उपयोग किया जा सके। तो आमिल ने कहा कि ऐसे तो खाद्यान्न की व्यवस्था में दिक्कत आ जाएगी, ऐसे तो अकाल पड़ सकता है। तो आमिल ने क्या किया कि जो लोग नकदी फसल उपजाते थे उन पर एक्स्ट्रा टैक्स को इम्पोज कर दिया, अर्थात एक्स्ट्रा टैक्स को इसलिए इम्पोज कर दिया ताकि लोग खाद्यान्न फसलों को प्रमोट करें। नकदी फसलों का अधिकाधिक अगर प्रमोशन हो जाएगा तो खाद्यान्न फसलों की समस्या आ जाएगी, इसीलिए फसलों की विविधता बनी रहे उसने उन पर टैक्स लगा दिया। मतलब कितने एक्टिव थे आप ये समझ सकते हो। उसने ये भी किया कि जो भूमि कर है अर्थात जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, वो 1/3 और 1/2 तक ही लिया जाएगा। साथ ही उर्वरता व सिंचाई के साधनों को प्रमोट किया गया। लेकिन जब 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के पहले माना यह जाता है कि टीपू को मैसूर रियासत से जो भूमिकर मिलता था वो वास्तव में 1 करोड़ से भी अधिक होता था, और इस 1 करोड़ से अधिक की उपज के हिसाब से ही श्रीरंगपट्टनम की संधि में इसके आधे क्षेत्र को मांग लिया गया। और जब आधे क्षेत्र को कंपनी ने मांग लिया तो टीपू सुल्तान को मजबूरी बस अपनी इंटरेस्ट की दरों को और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ा। क्यों? क्योंकि 3 करोड़ रुपए देने थे, कारण कॉर्नवालिस ने उसके बेटों को अपने यहाँ जब्त करके रख लिया था। तो आपने इस तरीके की कहानी को पढ़ लिया। जब हमने भूमि कर और एग्रीकल्चर को पढ़ लिया तब प्रश्न आता है कि उसके युग में या उसके समय में उसने व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में क्या किया। तो व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में उसने न केवल अंतर्देशीय व्यापार को प्रमोट किया बल्कि बाह्य व्यापार के डेवलपमेंट के लिए भी कार्य किया, और इसके लिए उसने अपने कई सारे दूत मंडल भेजे, मतलब कई सारे व्यापारियों के दलों को भेजा जिनको गुमास्ते बोलते हैं। क्लियर? गुमास्ते आप हमेशा वर्ड सुनते हो, जब आपने पढ़ा था क्या बक्सर का युद्ध, तो उसमें आपने पढ़ा था ना मीर कासिम परेशान था कंपनी के गुमास्तों से। गुमास्ते का मतलब व्यापारिक दल के नेता। तो उसने कई सारे गुमास्तों की नियुक्ति की, मस्कट में की,
मुर्ज में की, जद्दों में की और अदन नगरों में की। क्लियर। अब आपको पता होगा ये सारा का सारा रीजन कहाँ पे, ये सारा का सारा रीजन लाल सागर के पास का है। आप इस तरीके से इसे देख सकते हो। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, और प्यारी पृथ्वी को देखते हुए हम चलेंगे आगे। कहाँ पर? गल्फ ऑफ अदन की ओर। अदन आपको पता है ना कहाँ पे है, बताइए? रेड सी के पास में। क्लियर। तो हम यहाँ पे पहुँचे गल्फ ऑफ अदन के पास में। क्लियर। तो यहीं पे है अदन नगर। क्लियर। तो उस समय उसको अदन नगर बोलते थे, तो यहीं पे पास में था, यमन के पास में। क्लियर। तो आपने ये चीज़ देख ली, गल्फ ऑफ अदन। अब बात आती है जेद्दा की। जेद्दा ये वास्तव में पोर्ट है। क्लियर। जेद्दा क्या है? जेद्दा पोर्ट है, इसीलिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। ये मस्कट देख रहे हो, मस्कट मैंने आपको वहाँ पे बताया ना। अब फिर आता है क्या? जेद्दा पोर्ट। जेद्दा पोर्ट आपको यहीं पे मिलेगा। एक मिनट, हम आपको दिखाते हैं जेद्दा पोर्ट। देखिए, आप ऐसे ऐसे मैप रोज़ देखते रहते हो ना, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ये देखिए, ये है जेद्दा पोर्ट आपका, ये। क्लियर। ये आपको मिला जेद्दा पोर्ट। कहाँ पे? सऊदी अरबिया में। अर्थात एक तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे वो सामरिक लोकेशन का उपयोग कर रहा था व्यापार वाणिज्य के लिए। और इन्हीं लोकेशन का क्यों कर रहा था? क्योंकि उधर तो अंग्रेज़ों का कब्जा था, केप ऑफ गुड के होप से उधर। यहाँ पर वास्तव में मुस्लिम शासकों का कब्जा था, इसीलिए उसने तुर्कों के पास में यहाँ पर कुस्तुनतुनिया में, इस्तांबुल में अपने दूत भेजे। क्लियर। तो आप ये देख सकते हो कि क्यों ये रीज़न इंपॉर्टेंट है। उसने इजिप्ट में भी, अपने मिस्र में भी दूत भेजे, क्योंकि उस समय जो मिस्र था वो अंग्रेज़ों के साथ संघर्षरत था। इसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लियर। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि ये उसके क्षेत्र थे। क्लियर। तो आपने मुर्ज, मुर्ज एक बार और देख लीजिए। जेद्दा आपने देख लिया, मस्कट देख लिया, मुर्ज भी आपको हम दिखा देते हैं। एक मिनट, तो हमने यहाँ पे डाला मुर्ज। क्लियर। हो सकता है अब नाम बदल गया हो मुर्ज का, बुर्ज इसमें आ रहा है, मुर्ज पोर्ट शायद आ जाए, नहीं आया, तो हो सकता है इसी के आसपास होगा मुर्ज। क्लियर। खैर छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं अपना आगे कि उसने पीगू अर्थात उस समय का बर्मा, उसके साथ और चाइना के साथ भी संबंध बनाने का सोचा, ताकि व्यापार वाणिज्य को प्रमोट किया जा सके। और इसी दिशा में उसने कॉमर्शियल बोर्ड का गठन किया। जैसे कंपनी ने ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया, वैसे ही इसने भी वाणिज्यिक बोर्ड का गठन किया। और इसने एक जो काम अच्छा किया वो ये कि सरकार को कई सारी वस्तुओं की मोनोपोली दे दी। अर्थात कि चंदन हो, सुपारी हो, काली मिर्च हो, मोटी इलायची हो। मोटी इलायची का मतलब बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का मतलब क्या? जो ग्रीन वाली इलायची होती है उसको बोलते हैं छोटी इलायची, समझना। वो आती है चाय वगैरह के उपयोग में। क्लियर। और बड़ी इलायची होती है जो गरम मसाले में उपयोग में होती है, जब आप सब्जियां वगैरह बनाते हो। क्लियर। लेकिन कई सारे लोग होते हैं छोटी भी यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बड़ी इलायची वास्तव में होती कौन सी है। काली काली होती, काफ़ी बड़ी बड़ी। क्लियर। सोने चांदी का व्यापार और हाथियों के निर्यात के व्यापार पर इन्होंने मोनोपोली रखी कि इतनी वस्तुएं अगर किसी को बेचनी है, इतनी वस्तुओं का अगर निर्यात करना है, तो कोई प्राइवेट या इंडिविजुअल नहीं कर सकता, बल्कि उसे केवल और केवल गवर्नमेंट कर सकती है। क्लियर। इसी दिशा में उसने कई सारे कारखाने भी लगवाए, चाहे गोला बारूद की बात हो, चाहे कागज़ उद्योग की बात हो, चाहे चीनी उद्योग की बात हो, चाहे रेशमी कपड़े की बात हो, या फिर कई सारी दृश्यशील सुंदर वस्तुओं की बात हो, जिसमें खिलौने थे, चादरें थी, और भी कई सारी चीज़ें थी। क्लियर। इतनी सारी चीज़ों को जब देखा गया, तो अशोक सेन नाम के हिस्टोरियन अर्थात राष्ट्रवादी, इन्होंने कई सारी तीखी टिप्पणी की। और उस तीखी टिप्पणी को आपको समझना पड़ेगा। पहले हम इनकी पूरी तीखी टिप्पणी को आपको पढ़ कर बता देते हैं, और फिर इसका हम क्रक्स बता देंगे। हालांकि हमने क्रक्स आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे हमने उसको डिटेल लिख दिया है। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक सेन ने कहा कि टीपू की व्यापारिक नीति का मुख्य उद्देश्य सरकार को देश की प्रमुख व्यापारिक संस्था बनाना तथा कोष को भरना तथा आर्थिक गतिविधियों को सैनिक और राजनीतिक हितों के अधीन लाना था, जो कि व्यापार तथा उद्योग के दीर्घकालीन हितों में नहीं था, और ना ही इससे पूंजीवाद के अधीन औद्योगिक क्रांति लाने के लिए समाज तथा अर्थव्यवस्था को तैयार किया जा सकता था। कहने का मतलब अशोक सेन का ये मानना है कि उसने जो भी वाणिज्यिक रिफॉर्म किए, जो भी उसने व्यापार वाणिज्य को प्रमोट करने की बात की,
वो वास्तव में उसकी मैसूर रियासत की स्वतंत्रता और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। वो किसी भी तरीके से अपने राज्य में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहता था, ना ही लोगों की पार्टिसिपेट्स को प्रमोट करना चाहता था। अर्थात वो एकांगी होकर अपने साम्राज्य को निरंकुश बनाना चाहता था और हमें उसके इन सुधारों को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। क्लियर? ये इन्होंने बात की है, इन्होंने इनकी आलोचना की है। तो आप देख सकते हो, कभी हम इनके स्टेटमेंट को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आता है टीपू का सैनिक प्रशासन। सैनिक प्रशासन को लेकर कई सारे हिस्टोरियन वास्तव में मैसूर राज्य को एक सैनिकृत राज्य के रूप में देखते हैं। हमने आंसर राइटिंग की सीरीज में इस पर एक उत्तर भी डिस्कस किया था, लेकिन हम फिर से उसी प्रश्न के उत्तर को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि अब आपके पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आपने मैसूर पूरी रियासत पढ़ ली है, तो अब आप उसी प्रश्न को और अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में हमें टीपू सुल्तान के राज्य को एक सैन्य राज्य कहना उचित है, और उचित है तो क्यों, और अनुचित है तो क्यों। क्लियर? तो इससे पहले तो हम ये जान लें कि आखिरकार सैन्य प्रशासन उसका था कैसा। तो सैन्य प्रशासन में उसने क्या किया, उसने पदाति मतलब पैदल सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया। फारसी के आदेश शब्दों का उपयोग किया। देखिए, आज भी जब आप कोर्ट वगैरह में होते हो ना, तो मुलजिम, ये जो मुलजिम वर्ड है, ये वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर? तो फारसी, अरबी, इन शब्दों का उसने उपयोग किया। जैसे आप फवाजिल सुनते हो, फवाजिल क्या होता है? फवाजिल का मतलब ये होता है कि जो उपज से जो शेष बचता है, सरप्लस, क्लियर, वो होता है फवाजिल। क्लियर? आमिल, अम्ल गुजार, क्लियर, मीर, अफीक, ये सारे के सारे फारसी और अरबी के मिक्सअप हैं, तो उसने उन्हीं शब्दों का उपयोग किया। फौजदारी, कानूनगो, ये सब के सब वही वर्ड हैं। समझ रहे हैं? खैर, हमको आपको फारसी थोड़ा ना पढ़नी है। फ्रांसीसी कमांडरों के द्वारा सेना का प्रशिक्षीकरण भी किया। फ्रांसीसी टुकड़ी का भी गठन किया। हालांकि फ्रांसीसी सैनिकों की टुकड़ी का गठन तो कर दिया, लेकिन उनकी प्रभुता को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। मतलब कि जैसा कि निज़ाम और मराठों ने भी इस चीज़ को, कृत्य को अंजाम दिया था, लेकिन निज़ाम को आगे चलकर उसी फ्रांसीसी टुकड़ी ने उसके प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयत्न किया। तो इसने इस चीज़ से सजग रहा और इसने कहा कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्लियर? और आगे चलकर इसकी सैनिकों की संख्या इसमें कम होती गई। 1794 में, यानी कि 2 वर्ष पहले जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसके बाद इसे अपनी सेना कम करनी पड़ी। पहले उसमें 20 आयुक्त थे और श्रीरंगपट्टनम में हार के बाद उसमें केवल 4 आयुक्त बचे। अर्थात उसके सेना की संख्या सैनिक आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप समय दर समय बदलती रही। जैसा उसके पास पैसा था, वैसे वह राज्य अधिकारी रख पा रहा था। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। बात आती है कि जब थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, तो उस समय उसके पास 45,000 पैदल सेना थी, 20,000 उसके पास घोड़े थे और कुछ अनियमित सेना भी थी। क्लियर? 1793 में, अर्थात जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, तो उसे न केवल अंग्रेजों को बल्कि अपने मित्रों को भी आधा राज्य देना पड़ता है, जिस कारण उसके पास 30,000 पैदल बचते हैं, 7,000 घुड़सवार बचते हैं और 2,000 तोपची बचते हैं। क्लियर? उसने ये भी देखा कि जब उसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत मालाबार का क्षेत्र देना पड़ा, अर्थात मालाबार का रीजन कौन सा था, ये रीजन इधर का, इस तरफ का जो ये रीजन देना पड़ा, तो उसको लगा कि अब तो वो चारों ओर से समुद्र से घिर गया है या सेना से घिर गया है, क्योंकि इस तरफ तो मद्रास था, ऊपर हैदराबाद था, यहाँ पे मराठे थे, नीचे त्रावणकोर था। तो उसने सोचा कि अब हमें अगर मालाबार से बचकर निकलना है तो अपनी नौसेना को मजबूत करना पड़ेगा। हालांकि उसने नौसेना के महत्व को समझा, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसैनिक श्रेष्ठता की बराबरी नहीं कर पाया। इसीलिए आप देखोगे कि मैंगलोर पर जब कंपनी के आक्रमण हुए तो उसने जहाज़ों को नष्ट कर दिया। किसने? कंपनी ने। किसके जहाज़ों को? मैसूर के। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो, मालाबार तट पर तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद जल सेना का महत्व बढ़ गया था, अभी मैंने बताया। तो जब बढ़ गया तो उसने भी एक नौसेना बोर्ड का गठन किया 1796 में, मतलब अपने अंतिम क्षणों में, और उसने उस समय 22 युद्धपोत बनाए और 20 बड़े फ्रिगेट बनाए। फ्रिगेट क्या होते हैं? कई बार आप हमेशा पढ़ते हो करंट अफेयर्स में भी, हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे।
फ्रिगेट का मतलब ये होता है कि उसमें गोला बारूद सब कुछ वो चला सकते हैं, मतलब उसमें तोप भी होती है, उसमें मिसाइल्स दागने की क्षमता भी होती है, उसमें मशीन गन्स भी होती हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार जब आप रिहर्सल देखते होगे, रिहर्सल नौसेना दिवस में, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। क्लियर। चलिए, अब ये हमने देख लिया। अब बात आती है मैंगलोर, वजीदाबाद, मोलिदाबाद में पोत बनाने के घाट भी बनाए, अर्थात जहाँ पे ये जहाज बनाए जाते थे उन कार्यालयों को स्थापना की। क्लियर। लेकिन सोच रहा था, वो योजना पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसके पास उतने साधन नहीं थे जितने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। और वैसे भी आपको पता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वो तो कर्जदार बन गया था, तो पैसा तो उसे कर्ज को चुकाने में ज़रूरत थी। क्लियर। और इसी चीज़ को वो स्वयं भी कहता है कि मैं अंग्रेज़ों को स्थल में तो पराजित कर सकता हूँ, किंतु समुद्र को तो मैं नहीं सुखा सकता। अर्थात स्थल के हिसाब से मेरे पास सेना अनुकूल है, स्थल के हिसाब से मैं भी अनुकूल हूँ, किंतु नौसेना के अभाव में मैं समुद्र में उसे पराजित नहीं कर सकता। क्लियर। तो इस तरीके से हमने टीपू सुल्तान को काफ़ी गहनतापूर्वक अध्ययन कर लिया। अब ये जितने भी टॉपिक में आपको कई सारे वर्ड मिले या कई सारी लाइन मिली या किसी के स्टेटमेंट मिले, जैसे एक ये स्टेटमेंट आपको मिला और फिर आपको आगे चलकर अशोक सेन का स्टेटमेंट मिला, अल्फ्रेड लॉयल का स्टेटमेंट मिला, मूर का स्टेटमेंट मिला, जॉन सोर का स्टेटमेंट मिला। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को हम जब मराठा पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके अगले पार्ट में लगभग पार्ट 15 और 16 के आसपास मैसूर और मराठों से संबद्ध लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में किए भी हैं, चाहे प्लासी को लेकर हो चाहे बक्सर को लेकर हो। और जब हम ये सब करेंगे ना, तो आपको चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज हो जाएंगी। और एक और बात, आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, और आपको ऑलरेडी याद हैं क्योंकि आपने स्टोरी देख ली, स्टोरी आपने समझ ली। आप कभी नहीं बोलोगे कि हाँ वो बंदा पालकी पे नहीं चढ़ना चाहता था, आप कभी नहीं बोलोगे कि उसने कौन कौन से रिफॉर्म किए, क्योंकि हम उसी दिशा में आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर। हम ऐसे स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे कि आखिरकार हैदर राज्य को कैसे बनाया और टीपू ने कैसे खो दिया, क्या इसमें टीपू की भूमिका थी या फिर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं या उस समय की रणनीतियां ऐसी थीं। तो ये सारे क्वेश्चन को हम अध्ययन जब कर लेंगे तो एक बार फिर से हमारा ये टॉपिक काफ़ी गहन रूप से अध्ययन हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है आपको न केवल इस टॉपिक की काफ़ी एक व्यापक समझ मिली होगी, साथ ही आपको मैसूर से संबंध इतना डिटेल वर्जन आपको 2 वीडियो में मिला होगा जो कि शायद आपने कभी नहीं सोचा था। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, अर्थात हमारा आज से मैसूर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले पार्ट में मराठाओं को पढ़ेंगे और मराठों को पढ़ते वक्त हम शिवाजी के बाद की कहानी से पढ़ेंगे, मतलब हम संभाजी और राजा राम की कहानी से पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। और जब मेडवल इंडिया पढ़ेंगे तो संभाजी के पहले की कहानी अर्थात 1674 के शिवाजी के राज्यारोहण से लेकर 1707 तक की कहानी पढ़ेंगे। क्लियर। तो हम अपने अगले पार्ट में इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से टैकल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।